जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। एमएम एकेडमी ऐप पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 आपको मज़ा आ जाएगा। डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप, क्योंकि इतने लोएस्ट प्राइस में आपको इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। उसमें भी 20% का डिस्काउंट चल रहा है और ये ऑफर जो है वैलिड है सिर्फ 14 मई तक, मतलब कल तक। इसलिए आपके पास एक ही दिन बचा हुआ है, तो डाउनलोड कीजिए फटाफट और सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, और अगर आपने नहीं लिया है तो अभी आप लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको और कहीं पर ये साथ देखने को नहीं मिलने वाला है। ये देखिए क्या जबरदस्त कोट यहाँ पर बोली गई है कि मेनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि हम सक्सेस के कितने करीब हैं, लेकिन जर्नी इतनी लंबी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, अब गिव अप कर लेते हैं। लेकिन गिव अप करने के टाइम पर हम कितना करीब थे ये हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए लाइफ में कभी भी गिव अप मत कीजिए। अब इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको पता होगा जो साथ में ट्रेनर होता है वो क्या करता है, क्योंकि आप अगर अकेले कोई समझ लीजिए कोई वेट जो है वो लिफ्ट कर रहे हो, आप समझ लीजिए आप बाइसेप कर रहे हो, तो उसमें आपने लिफ्ट किया एंड देन उसके बाद आप समझ लीजिए कि 10 रिपीटेशंस आपने मारे, 12 रिपीटेशंस मारे, उसके बाद आप सोचते हो कि अभी रख दिया जाए। लेकिन अगर आपके साथ ट्रेनर होता है तो आपको और जो रिपीटेशन है वो करने लगाता है। मतलब आप जहाँ पर 10 पर रुकने वाले थे, गिव अप करने वाले थे, वहाँ पर वो आपसे 15 करवाता है। तो ये जो 10 से लेकर 15 तक के रिपीटेशंस है, इसके लिए आपको जो गाइडेंस है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको मेंटर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक परफेक्ट गाइड है वो अगर आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल गिव अप नहीं करोगे, और जो भी आपको अचीव करना है ज़रूर अचीव कर लोगे। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक। कई सारे एग्जाम्पल्स, सानिया नेहवाल से लेकर तो PV सिंधु तक, कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब मेंटर होता है तो आपकी जो लिमिट्स है उसको पुश करता है एंड आप गिव अप नहीं करते हो, आप जल्द से जल्द आपके गोल तक पहुंच जाते हो, इंक्लूडिंग मीका सिंह। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, कभी गिव अप जो है वो मत कीजिए। ये हमारे पास मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर ये कंट्री जो है कौन सी है आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर हम 13 मई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से एडिटोरियल आते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो सभी एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इसके रिगार्डिंग पता रहना चाहिए, इसलिए हम ये भी कवर करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो फिर किस तरीके से हम वैक्सीन ले सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन यहाँ पर इसराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट, यहाँ पर कैसे यहाँ पर इंटरसेप्ट करता है रॉकेट्स को, कैसे काम करता है, इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। देन यहाँ पर जो वाजे हैं उसका डिसमिस यहाँ पर बताया गया है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर जो स्टेट सर्विसेज होती है, जो स्टेट सर्विसेज होती है उसमें जो डिसमिसल है वो कैसे किया जाता है ऑफिसर का, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो इसे भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मतलब तीनों यहाँ पर हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज की, तो उसमें कुछ खास एडिटोरियल देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है यहाँ पर। मतलब जो पुरानी है वही सारी बातें यहाँ पर दोहराई जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इन एक्शन इज एक्सपेंसिव, यहाँ पर वही हो रहा है कि मतलब समझ लो जो ब्लैक मार्केटिंग हमें देखने को मिल रही है ना। मतलब जो 600 रुपये का है वो 3-3 हज़ार रुपये में बिका जा रहा है। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर चल रही है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, इसमें बात की जा रही है। लेकिन इसमें से एक एथिक्स का जो केस स्टडी है वो निकलती है कि समझ लो आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐसी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ब्लैक मार्केटिंग की वजह से क्या होता है कि ओरिजिनली जिसको चाहिए है उसको नहीं मिल पाता है। समझ लो कि एक व्यक्ति है, उसने सारे सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो खरीद लिए, है ना, एंड वो अपने पास स्टोर करके रख लिए। अब मार्केट में तो सारे ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए, इसने पूरे खरीद के रखे हैं, तो जेन्युइन जो कस्टमर्स है उनको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर जो पैसे वाले उनको ये ब्लैक मार्केट में अगर बेच रहा है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको आप कैसे रोकोगे, क्या आप करोगे। अब ये जिन्होंने ये सब कुछ लेके रखा है, जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है सबकी, वो भी समझ लो कि अगर उनका भी कनेक्शन जो है अच्छे खासे पॉलिटिकल पार्टी से है, बस समझ लो कि पॉलिटिकल के जो बड़े बड़े लीडर्स है वही इनके थ्रू यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग जो है वो करवा रहे हैं। तो फिर आप कैसे डील करोगे इस चीज़ से, कैसे आप यहाँ पर इसको रोकोगे, ब्लैक मार्केटिंग को रोकोगे, कैसे आप जेन्युइन जो लोग हैं उनको यहाँ पर सप्लाई करोगे। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। देन यहाँ पर वही है इकोनॉमिक बर्डन जो है, मतलब हमारे जो भी है, मतलब GDP नंबर्स, ये सब वही बातें हो रही है जो इकोनॉमी की, जो इतनी कुछ खास निकल कर नहीं आती है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर वेवर इन द पैंडेमिक।
तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ये अगर आप देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम द हिंदू में जाते हैं तो द हिंदू पे भी अगर हम देखें तो इतने कुछ खास एडिटोरियल नहीं है जो हमने कवर नहीं किए हैं, ऐसे कोई भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक एडिटोरियल, हर रोज़ का एडिटोरियल जो है वो आप कवर देखा कीजिए वीडियो, जिससे क्या होता है कि आपका एक भी एडिटोरियल मिस नहीं होता है, जिससे आपको पूरी लिंक रहती है। क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल ऐसे रहते हैं जो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइंस टीचिंग द रैशनैलिटी इंडिया नीड, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो वही कोरोना वायरस क्राइसिस जो है उसकी यहाँ पर बातें हो रही है ना। उसके बारे में यहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ जो है उसकी यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। देखिए क्या है ये, अगर आप देखोगे 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी है, उसमें होता है ना कि स्टार्टिंग में वो सीनियर जो है वो आमिर खान को डराने की कोशिश करता है, देन उसके बाद वो झटका दे देता है ना आमिर खान। तो उसमें वो डायलॉग बोलता है कि हमने स्कूल में ये चीज़ पढ़ी थी लेकिन इसने अप्लाई की। तो यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन उसको जब अप्लाई करने का टाइम आता है वो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यही सारी बोल बच्चन जो यहाँ पर की गई है, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब एग्जाम में आपको लिखने जैसा एक भी पॉइंट इसमें से निकल कर नहीं आता है। देन उसके बाद फॉरगेट प्ले द मशीन नीड्स टू बी स्क्रैप्ड, यहाँ पर वैक्सीन जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात बोली जा रही है कि यहाँ पर सेंटर ने अपने हाथ में लेना है, मतलब सेंटर ने पूरी की पूरी वैक्सीन जो है वो लेनी चाहिए। अब देखिए जब यहाँ पर सेंटर ने लास्ट इसमें सेंटर ने सब कुछ अपने हाथ में रखा था, तब कहा जा रहा है डिसेंट्रलाइज किया जाए, स्टेट अपने हिसाब से सब कुछ करे, स्टेट को अपने हिसाब से इजाज़त दे देनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टेट को दिया गया है तो यहाँ पर बोला जा रहा है अब सेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, सेंटर ने सब कुछ यहाँ पर करना चाहिए, सेंटर ने सब कुछ देखना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो अब एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप इससे कंक्लूजन क्या निकालते हो कि सेंटर जो है उसने ऐसी सिचुएशन में, जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर सेंटर ने क्या अपने हाथ में लेना चाहिए या डिसेंट्रलाइज रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम डिसेंट्रलाइज देखते हैं तो उसके भी अपने फायदे नजर आते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज अगर रहता है तो स्टेट में जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है कि कोई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल ही कम केसेस हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है ना। तो ऐसे सिनारियों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है वहाँ पर लॉकडाउन लगाना ये सही लगता है, लेकिन जहाँ पर बहुत कम केसेस है उसकी इकोनॉमी फालतू बर्बाद क्यों करना। तो अगर हम सेंट्रल सिनारियो देखें तो पूरे भारत में ही लॉकडाउन लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हर एक स्टेट को अगर छोड़ा जाए तो स्टेट अपने अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन जो ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आता है, सबसे बड़ा मुद्दा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। याद कीजिए गवर्नेंस का जो कोर्स है हमारा एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें मैंने यहाँ पर इसको कवर किया हुआ है, फेडरलिज्म को कवर किया हुआ है। उसमें हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म उसको यहाँ पर कवर किया था। तो ये जो मुद्दा है ये यहाँ पर निकल कर आता है। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश बोला जा रहा है, तो ये सेंट्रलाइज सही रहेगा, सही तरीके से निर्णय आएंगे, या फिर यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो रखना चाहिए कि हर एक इस पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट पर कलेक्टर जो उसके हाथ में यहाँ पर पावर है कि वो चाहे कुछ भी कर सके। तो क्या रहना चाहिए यहाँ पर, ये आप भी कमेंट सेक्शन में जो है आपकी राय बता सकते हो। देन उसका नेक्स्ट इस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन टू हंगर, यहाँ पर हंगर जो उसकी बात की जा रही है, जो हमारे यहाँ पर भूख मरी है उसके यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मतलब हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी है, जो हंगर है, इस पर बहुत अलग अलग चीज़ें जो है हमें देखने को मिली है। और गए दिन आर्टिकल्स में हमने इस पर जो डिस्कशन है वो किया हुआ है कि न्यूट्रिशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पेंडेमिक की वजह से लोगों ने अपना जो खाना है वो एक टाइम का कर दिया है, न्यूट्रिशन सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। अब हंगर रहेगी, भूख रहेगी, तो फिर बच्चों का विकास होगा क्या, बच्चे डेवलप होंगे क्या, नहीं होंगे। अगर बच्चे डेवलप नहीं होंगे तो इफिशियंट रहेंगे क्या, बड़े होने के बाद इफिशियंट रहेंगे क्या, नहीं, इफिशियंट भी नहीं रहेंगे। इससे ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम अचीव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो ग्राफ है, मतलब कुछ ही साल में हमारा जो ग्राफ है, जो पॉपुलेशन ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देने वाला है, इस तरीके का दिखाई देने वाला। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलने वाली है। अब जब ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इफिशियंट भी रहना चाहिए, वो हेल्दी भी रहना चाहिए, तब जाकर वो अच्छे ढंग से काम कर पाएगी, नहीं तो वो भी डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर जो पॉवर्टी है, जो हंगर है, इस पर यहाँ पर सोल्यूशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर म्यांमार कुक जो उसके बारे में बात की जा रही है, जो इंपॉर्टेंट नहीं हमने देखा हुआ है। यहाँ पर एडटेक जो है इसको एथिक पॉलिसी यहाँ पर लाना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोग जो है, स्टूडेंट जो है वो अभी ऑनलाइन इस पर आ गए हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलिए, सब कुछ इसके लिए बोलिए, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत है। क्योंकि जो पायरेसी है, जो आपका डेटा डेटा है, उसकी यहाँ पर जो प्राइवेसी है उसको खतरा हो सकता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है हमें निकल कर आती है, तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके एडिटोरियल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जैब कब लेना चाहिए, मतलब वैक्सीन जो है वो कब लेना चाहिए अगर आप इन्फेक्टेड हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कोविड-19 वैक्सीन जो है उसका हमें लिमिटेड सप्लाई देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रोल आउट जो है काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत सारी जगहों पर जो स्लॉट है वो भी बुक नहीं हो पा रहा है, इंक्लूडिंग मेरा भी स्लॉट जो है वो बुक नहीं हो पाया 18 टू 45 जो आ रहा था। अभी तो यहाँ पर बोला जा रहा है 18 टू 45 जो है यहाँ पर बंद कर दो, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो नहीं मिला, स्लॉट ही नहीं मिला, वैक्सीन जो है वो नहीं ले पाया, है ना? तो ये हमें देखने को मिलता है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन जो उसको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ना? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कि यहाँ पर 18 टू 45, क्योंकि अभी ऐसा है कि 45 के ऊपर जो लोग हैं, 45 के ऊपर अभी वो भी काफ़ी सारे लोग बचे हुए हैं, है ना? काफ़ी सारे लोग बचे हुए हैं और उसी के साथ-साथ यहाँ पर हेल्थ रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड 18 टू 44 अगर हम देखते हैं, 18 टू 44 यहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अगर सारे हमें वैक्सीन जो है दोनों डोज प्रोवाइड करने, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरा डोज बचा हुआ है ना? कई सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको सेकंड डोज जो है वो बचा हुआ है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर भी वो डोज प्रोवाइड करना, ये यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट करता है ना? क्योंकि काफ़ी लिमिटेड है, सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है। उसी के साथ हमें ये देखने को मिला है कि हमारे कंट्री ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वैक्सीन का वो भी किया है। तो इससे ये भी सवाल खड़े होते हैं कि जब हमारे यहाँ पर शॉर्टेज है तो फिर हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है ना? तो ये चीज़ देखने को मिलती है। देन उसके बाद वैक्सीन जो है हमारा क्या फॉलो क्या किया जाता है, इसमें अगर आप देखोगे तो ओवर 17.17 करोड़ 7 करोड़ वैक्सीनेट किए जा चुके हैं, एक डोज तो उनको मिला हुआ है, जिसमें से 3.9 करोड़ जो है वो सेकेंड डोज भी उनको मिला हुआ है। अब सेकेंड डोज जो है कोविशील्ड का, ये 4 टू 6 वीक्स पहले अगर हम देखते हैं इनिशियल स्टेज पर तो कहा जा रहा था 4 टू 6 वीक्स जो है उसके बाद हमको लेना चाहिए। सेकेंड डोज जो है कोवैक्सीन का 28 डेज जो है फर्स्ट लेने के बाद ऐसा स्टार्टिंग में आया था। देन उसके बाद यहाँ पर इंटरवल जो उसको बढ़ा दिया गया, इंटरवल बढ़ाकर 4 टू 8 वीक्स जो है कोविशील्ड के लिए किया गया, 4 टू 6 वीक्स जो है वो कोवैक्सीन के लिए किया गया। और अप्रैल में सेंटर ने एडवाइस किया कि सेकेंड जो कोविशील्ड का डोज है वो 6 टू 8 वीक्स के बाद भी यहाँ पर लिया जा सकता है फर्स्ट डोज के बाद। तो मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे 8 वीक्स आप कंसिडर करके चलो कि 8 वीक्स के बाद आप यहाँ पर जो कोविशील्ड है उसका डोज यहाँ पर ले सकते हो, है ना? और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है इंक्लूडिंग 3 मंथ्स तक भी, ठीक है, क्योंकि उसका ये रहता है बोलते हैं, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये हमें एट प्रेजेंट सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप वैक्सीनेट नहीं हुए हो, है ना, इफ़ यू हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड एट ऑल यू विल गेट इन्फेक्टेड एंड रिकवर, है ना? तो फिर अपने शॉट जो है वो कब लेना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है वो कहता है 90 डेज, रिकमेंड करता है 90 डेज। अगर आपने कोई भी शॉट जो है वो नहीं लिया हुआ है तो आप 90 डेज के बाद जो है वो ले सकते हो। क्यों ऐसा? अब इसमें ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अगर आप ले लोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन बात यह है कि 90 डेज तक आपके पास एंटीबॉडीज होती है मिनिमम, ऐसा कहा जा रहा है कि 90 दिनों तक, कम से कम 3 महीने तक तो आपके पास एंटीबॉडीज रहती ही रहती है। और इसीलिए ऐसा है कि आप यहाँ पर मतलब 90 डेज के बाद भी अगर आप लेते हो तो आप सेफ रहते हो, ठीक है? तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कई जगहों पर बोला जा रहा है कि आप 6-6 महीने तक भी आप सिक्योर्ड रहते हो, 6 महीने तक भी आप नहीं लिए तो भी आपके अंदर एंटीबॉडीज रहती है, ऐसा भी कई जगहों पर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए फर्स्ट डोज देने के बाद, है ना, कई जगहों पर हमें ऐसा देखने को मिला है कि फर्स्ट डोज आपने ले लिया है उसके बाद आप इन्फेक्ट हो गए हो, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा? तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड डोज जो है वो 8 वीक्स के बाद यहाँ पर जो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट आया है ना, वो दिया जा सकता है। वैक्सीन जो है यहाँ पर जो उसका एक्सपोजर है मतलब 3 वीक्स ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट डोज, तो बेसिकली समझ लो कि वहाँ पर हो सकता है आपको कोरोना जो है, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट डोज ले लिया उसके बाद कोरोना होगा ही नहीं। वो भी फर्स्ट डोज लेने के बाद भी कुछ वीक्स के बाद उसका असर जो है वो शुरू होता है। उस दौरान अगर आपको कोरोना होता है स्टिल 8 वीक्स जो है उसके बाद हम यहाँ पर जो सेकेंड डोज है वो यहाँ पर ले सकते हो। तो सेकेंड डोज लेने में कोई हरकत नहीं है। साइंटिस्ट जो है स्टिल यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर नेचुरल एंड वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी जो है कितनी यहाँ पर आपको देती है, ठीक है? मतलब फर्स्ट डोज जो है वो आपने ले लिया, आपको कुछ इम्यूनिटी मिली, देन आप इन्फेक्ट हो गए, देन उसके बाद नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो आपको कितने टाइम की मिल रही है, तो ये अभी तक कुछ हमें पता नहीं चला है। तो आप सेकेंड जो फर्स्ट डोज अगर आपने लिया है उसके बाद भी अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो जो भी आपका 8 वीक्स है उसमें आप यहाँ पर जो वैक्सीन है वो ले सकते हो। देन उसके बाद सवाल ये आता है कि अनअवेबिलिटी अगर है सेकेंड डोज की, क्योंकि इतने जो वैक्सीनेशन है वो देखने को मिल रहा है, तो उसमें अगर हमें अनअवेबिलिटी देखने को मिलती है कि आप इन्फेक्ट तो नहीं हुए हो, मतलब आप नॉर्मल जो आपका टाइम पीरियड है उसी में आपको लेना है, लेकिन अनअवेबिलिटी है तो फिर क्या किया जाए?
तो इसमें अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सेकेंड डोज डिले भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको इनडेफिनेटली डिले मत करो कि सेकेंड डोज ले ही नहीं रहे हो, ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। फॉर कोवैक्सीन अगर हम देखते हैं तो गैप जो है वो 45 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है फर्स्ट स्लॉट के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट के बाद 45 डेज तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। कोविशील्ड में अगर हम देखते हैं तो सेकेंड डोज जो है वो 3 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट शॉट, मतलब 90 डेज जो है उसके बाद भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप एक्सटेंड भी कर रहे हो तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेना जरूर आप, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट डोज लिया हुआ है तो। देन उसके बाद उसकी इफिकेसी की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कोविशील्ड जो है 81% इफिकेसी बताया जाता है सेकेंड डोज अगर हम 12 वीक्स के बाद, अपार्ट फ्रॉम 12 वीक्स जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, 12 वीक्स के अंदर अंदर ले लेते हैं। और इसकी जो इफिकेसी है वो 55.1% जो है बताई जा रही है अगर हम यहाँ पर लेस देन 6 वीक्स अपार्ट रखते हैं फर्स्ट डोज सेकेंड डोज के बीच में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो हमें इफिकेसी जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि जो गैप है यहाँ पर वैक्सीन के बीच का वो यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर फर्स्ट डोज कोवैक्सीन, सेकंड डोज कोविशील्ड, ऐसा ले सकते हैं कि आपने फर्स्ट डोज जो है कोवैक्सीन का ले लिया एंड वहाँ पर कोवैक्सीन जो उसकी अवेबिलिटी नहीं है, आपने देख लिया कि हाँ यार कोविशील्ड जो उसकी अवेबिलिटी है तो हम कोविशील्ड जो है वो ले लेते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? देखिए अब तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम सीडीएस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरचेंजेबल जो है वो नहीं रहना चाहिए। आपने यहाँ पर पहले कोवैक्सीन ले लिया फिर कोविशील्ड ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप रुक सकते हो, आप डिले कर सकते हो, लेकिन आप ये मत कीजिए क्योंकि क्या है दोनों ही इसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, तो इसलिए क्या किस तरीके से रिएक्ट कर लेगा हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है कि पहला आप ये वैक्सीन ले रहे हो देन दूसरा आप वो वैक्सीन ले रहे हो, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सारे आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे वैक्सीन से लेकर। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं इजराइल आयरन डोम के बारे में। देखिए इजराइल में हमें वीडियो देखने को मिला जहाँ पर हवा में आतिशबाजी हो रही थी, मतलब जो मतलब यहाँ से जो पैलेस्टीन है वहाँ से बहुत सारे रॉकेट जा रहे थे एंड उसको पूरी तरीके से इजराइल का जो ये डोम है, आयरन डोम है, उसको तबाह करते जा रहा था। तो आयरन डोम ये काम किस तरीके से करता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि रॉकेट्स को वहाँ पर डिसमेंटल किया जा रहा है, वहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, तो उससे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं सिक्योरिटी को लेकर। और उसी के साथ साथ इंडियन पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो इंडियन सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से बनाया गया, कितनी कीमत इसकी लगती है, ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे, तो उसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि हम हर बार देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और रॉकेट जो फायर किए जा रहे थे गाजा से वो यहाँ पर इंटरसेप्ट किए गए इजराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और यहाँ पर इजराइल एंड पैलेस्टाइन जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। अब अगर आपको याद हो तो हमने कल या परसों के ही लेक्चर में इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में डिटेल में जाना है कि किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस तरीके से इनमें जो बहसबाजी है वो शुरू हुई है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने देखी है, काफ़ी अच्छे तरीके से देखी है। एंड देन यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक है, रॉकेट अटैक्स है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और जिसकी वजह से ये टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। तो आयरन डोम बेसिकली क्या है, ये क्या है, एक डोम की तरह है, कवच की तरह है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब बेसिकली ग्राउंड पर हमें देखने को मिलती है, शॉर्ट रेंज हमें देखने को मिलती है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब हवा में यहाँ पर कुछ तो भी जाता है। यहाँ पर रेडार देखने को मिलता है और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो देखने को मिलती है। अब ये क्या करता है, कोई भी रॉकेट या मिसाइल जो इसराइल पर टारगेट कर रही है उसको ये ट्रैक करता है एंड न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, ट्रैक करता है। सबसे पहले तो जो भी इसराइल की तरफ मिसाइल आ रही होगी, जो भी रॉकेट आ रहा होगा, उसको सबसे पहले तो ट्रैक करता है कि अच्छा ये आ रहा है। अब जो भी यहाँ पर इसराइल को हानि पहुंचा सकती है, जो भी रॉकेट हानि पहुंचा सकता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बाकी जो हानि नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए हमस जो है वहां से बहुत सारे रॉकेट ऐसे निकलते हैं जो टारगेट तक जाते भी नहीं है ना, तो इसलिए जो हानि पहुंचा रहा है उसको ये मारता है, बाकी जो होते हैं बाकियों को जाने देता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से काम करता है। इसमें तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर जो रॉकेट्स है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो रडार देखने को मिलता है। रडार आप सभी को पता है क्या होता है ना। रडार के तहत हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास कोई भी खतरा है या नहीं है। रडार के तहत हम क्या कर सकते हैं,
कोई भी आसपास अगर खतरा है, कोई भी मिसाइल है, कोई भी रॉकेट है, अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं। रेडार से एक बार डिटेक्ट हो गया तो वो फिर भेजता है कंट्रोल सेंटर में। एक बार कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन चली गई, यहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा रॉकेट या फिर कौन सी मिसाइल जो है हमारे लिए हानिकारक है, मतलब हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो यहाँ पर किया जाता है। एंड देन एक बार कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ से अगर एक बार हो गया, देन उसका लॉन्चर के पास जाता है। लॉन्चर में हमें ये देखने को मिलता है वहाँ से लॉन्च होती है मिसाइल, एंड देन उसके बाद जो भी यहाँ पर रॉकेट्स आ रहे हैं उसको यहाँ पर क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये 3 भागों में हमें ये देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें ये देखने को मिलता है, ये जो डोम है इसका बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो जेनेसिस जो है आयरन डोम का 2006 में हमें देखने को मिलता है इजरायली लेबनान वॉर के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो इसराइल है, आपने अगर सुना भी होगा उस वॉर के बारे में, तो वहाँ पर कई सारे रॉकेट जो है वो फायर किए गए थे। और उसके बाद इसराइल ने यहाँ पर स्टेट रन रफेल एडवांस सिस्टम जो है ये आएगा ऐसा अनाउंस कर लिया। अब जो यूएसए है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कीमत लगती है इसको बनाने के लिए, तो यूएसए जो है उसने इनको मदद की। पहले तो काफ़ी सारे देश जो है वो ये कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग भी बोल रहे थे कि नहीं इसको बनाना सही नहीं है, ऐसा वैसा बहुत खर्चा आता है। लेकिन फिर यूएसए जो है उसके द्वारा सैंक्शन किया गया, यूएसए के द्वारा काफ़ी सारे पैसे जो है वो दिए गए। यूएसए ने मदद की कि यहाँ पर शांति जो है वो आए, वही वर्ल्ड वॉर जो चलता रहता है मिडिल ईस्ट में। देन उसके बाद यूएसए ने मदद करने के बाद यहाँ पर आयरन डोम जो है वो हमें देखने को मिलता है इसराइल का। आयरन डोम डिप्लॉय किया जाता है 2011 में। रफेल क्लेम करता है इसका सक्सेस रेट जो है ओवर 90% है विथ मोर देन 2000 इंटरसेप्शंस। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि यहाँ पर 80% के ऊपर जो यहाँ पर सक्सेस रेट है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी लगती है इसको, तो कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है हर एक बैटरी जो है, देखिए बैटरी मतलब ये 3 भाग जो हमें, बैटरी मतलब वो नहीं हम जो लगाते हैं, ईच बैटरी फुल यूनिट यहाँ पर कॉस्ट होता है $50 मिलियन, $50 मिलियन। ठीक है, एक इंटरसेप्टर ताहमील मिसाइल जो है वो कॉस्ट करती है $80,000। तो ये आप समझ सकते हो कितना महंगा है ना। मतलब इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम रॉकेट देखते हैं तो लेस देन $1,000 कॉस्ट करता है, लेकिन समझ लीजिए ताहिर मिसाइल जो है यहाँ पर इंटरसेप्टर जो है वो कॉस्ट करता है $80,000। तो मतलब काफ़ी महंगा है ना। और सिस्टम जो है वो डिस्पैच करती है 2 ताहिर मिसाइल यहाँ पर रॉकेट, हर एक रॉकेट जो उसको यहाँ पर इंटरसेप्ट करने के लिए। तो आप समझ रहे हो, मतलब एक रॉकेट जो $1,000 का है उसको यहाँ पर खात्मा करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए $80,000 के 2 रॉकेट जो है, 2 मिसाइल जो है वो यहाँ पर भेजने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पर इसका कॉस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई होगी अच्छे तरीके से। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक स्टेट सिविल सर्वेंट को डिसमिस किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि काफ़ी आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और स्टेट पीएससी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या बातें बोली गई है कि एक स्टेट सिविल सर्वेंट को, भले वो डिप्यूटी कलेक्टर हो सकता है, भले वो डिप्यूटी एसपी हो सकता है ना, तो जो भी सिविल सर्वेंट है, स्टेट सिविल सर्वेंट है, यहाँ पर वो डिसमिस किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन ये हम देख क्यों रहे हैं, अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में जो पुलिस ऑफिसर है सचिन वाजे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर थे जो सचिन वाजे, उनको अरेस्ट किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, एनआईए के द्वारा। क्यों? मुकेश अंबानी टेरर केस आप सभी ने सुना होगा। मुकेश अंबानी घर के सामने जो एक वैन है वो खड़ी थी, उसमें एक्सप्लोजन जो है वो हमें देखने को मिला था, और वो केस में सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डिसमिसल है उनका वो हमें देखने को मिलता है। देखिए अलग अलग चीज़ें होती है, एक होता है रेसिग्नेशन, दूसरा होता है सस्पेंशन, तीसरा होता है डिसमिसल। सस्पेंशन एंड डिसमिसल में फ़र्क होता है। सस्पेंशन तब किया जाता है जब आप पर कोई कार्यवाही जो है वो चल रही हो, तो उस दौरान आपको सस्पेंड किया जाता है कि आप वहाँ पर सस्पेंड हो। अब उसमें आप पर कार्यवाही होगी, जो भी चीज़ें हैं वो देखी जाएगी कि आपने किया था नहीं किया था, फिर बाद में नतीजे पर पहुँचेंगी कि आपको फिर से सर्विस जो है वो ज्वाइन करानी है या फिर आपको डिसमिस कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर डिसमिस मतलब होता है कि आप सर्विस आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये डिसमिस मतलब इतना खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सर्विस जो है कभी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। सस्पेंशन के बाद आप सस्पेंड अगर होते हो तो उसके बाद आप सर्विस जो है ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप जो भी आपको पर केस वगैरह लगा था वो अगर सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कभी आप सर्विस जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। डिसमिस मतलब डिसमिस, अब ना ही कुछ आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट से कोई अटैच ही नहीं हुआ, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उनको डिसमिस किया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा, ठीक है।
अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत? तो अंडर आर्टिकल 311 टू बी विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब इसमें से दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 311 जो है वो क्या कहता है, दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना, विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या क्यों होती है कि देखने के लिए, है ना, निष्पक्षता के साथ देखने के लिए कि यहाँ पर सही में ये गिल्टी है या नहीं है। अब सोचिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वही नहीं हुई है, तो मतलब यहाँ पर सीधे ऑन डिस्क्रिशन जो है वो रिमूव कर दिया गया कि हाँ हमको रिमूव करना, हमको ऐसा लगता है डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है? क्या बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, मतलब आप सोचिए ना, कोई एक IAS ऑफिसर है अगर, उसको सीधा निकाल ही दिया गया, तो बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी के क्या निकाला जा सकता है? ये भी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो उभर कर आता है। तो इसमें हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाजे जो उनको अरेस्ट किया गया था NIA के द्वारा मार्च में इन कनेक्शन विद जो अंबानी टेरर केस हुआ, मतलब अंबानी घर के सामने यहाँ पर जो एक वैन लगाई गई थी जिसमें कुछ एक्सप्लोजन हमें देखने को मिले थे उस केस में। और उसी के साथ जो मनसुख हिरेन है, क्या है मनसुख हिरेन जो है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली इस पर जहाँ पर मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। मनसुख हिरेन अगर हम देखते हैं तो मनसुख हिरेन के पास ये गाड़ी ऐसा वैसे बोला जा रहा था, ठीक है। एंड मनसुख हिरेन जो उसका भी मर्डर वहाँ पर हो गया था, तो इसमें भी इनको अरेस्ट किया गया। देन उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया। मई 11 को मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है नगरालय, उन्होंने इनको डिसमिस कर दिया सर्विस से। तो अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इसके टेक्निकलिटी में। यहाँ पर आर्टिकल 311 जो है बेसिकली सेफगार्ड देता है, सिविल सर्वेंट जो उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। क्या सेफगार्ड प्रोवाइड करता है? तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल इंडिया सर्विस हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये अमर होते हैं, इनको कोई भी निकाला नहीं जाएगा? नहीं। आगे पढ़िए, आगे इंपॉर्टेंट है, आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भले इंडियन सर्विस में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, उसको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जाएगा बाय द ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट टू द ओन दैट अपॉइंटेड हिम और हर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर सिविल सर्वेंट को कोई ना कोई अपॉइंट करता है, बराबर है। अब अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉइंट जो है वो समझ लीजिए जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर हम डी ज्यूरी की तरह देखें, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो है अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलती है ना। मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपको आसान शब्दों में समझना है तो आप याद कीजिए कि जो हमने हमारे इंडियन पॉलिटी में जो हमने यूपीएससी के बारे में देखा है, जो हमने स्टेट पीएससी के बारे में देखा है, उसमें जो लोग होते हैं, ठीक है, हमने उसमें बेसिकली क्या देखा था, जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में देखा था, बराबर है। लेकिन यूपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, अपॉइंट इन द सेंस अपॉइंट नहीं, एग्जाम जो ली जा रही है, एग्जाम जो कंडक्ट की जा रही है, देन उसके बाद जो सेग्रीगेट किए जा रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है, मतलब IAS का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो स्टेट में जो भी MPSC के द्वारा या MPPSC के द्वारा, UPPSC के द्वारा, BPSC के द्वारा जो आपका चयन हो रहा है एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, तो आपका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो वो जो अपॉइंटमेंट करेगा उसके सबऑर्डिनेट कोई इसको रिमूव नहीं कर सकता है। समझ रहे हो आप? कोई भी इसको रिमूव जो है वो नहीं कर सकता है। मतलब समझ लो, एक हाइपोथेटिकल नोट पे अगर मैं आपको बताऊं, एक SP को अगर एक जो हवलदार है, क्या वो सस्पेंड कर सकता है, क्या रिमूव कर सकता है? लेकिन यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जिसने अपॉइंट किया है, अपॉइंटेड हिम और हर, जिसने अपॉइंट किया है। समझ रहे हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब अगर हम देखते हैं तो गवर्नर जो है, अगर हम राज्य की बात करते हैं, अगर हम सेंटर की बात करते हैं, तो हमें राष्ट्रपति जो है वो देखने को मिलते हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था। अब सेक्शन 2 जो है आर्टिकल का, वो कहता है कि नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट फ्रॉम एन इंक्वायरी जिसमें उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो भी दी जाए। तो यहाँ पर इसने तो खतरनाक बात बोल दी। इसने क्या बोला है सेक्शन 2 ने बोला है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता है या फिर उसका रैंक रिड्यूस नहीं किया जा सकता है उस पर इंक्वायरी बिठाए बिना। इंक्वायरी उस पर बैठेगी, उसमें उसको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप बताओ भाई आपके ऊपर जो कार्य ये किया गया है। अगर आपने शादी में ज़रूर आना मूवी अगर देखी है, शादी में ज़रूर आना जिसमें ठुकरा के मेरा प्यार है, उसमें उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, है ना, एंड उस पर इंक्वायरी बैठती है। अगर आपको याद होगा, इंक्वायरी बैठती है, तो इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर बिठाना पड़ता है एंड रिजनेबल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है कि आपको इसके बारे में कुछ कहना है क्या, जो चार्जेस लगाए गए हैं उसके बारे में कुछ कहना है क्या। तो ये कहता है सेक्शन 2। अब यहाँ पर बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के रिमूव कैसे किया गया है,
ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना। डिपार्टमेंट इंक्वायरी बेसिकली क्या है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंक्वायरी है ना, वो यहाँ पर सबसे पहले तो चार्ज वगैरह लगते हैं उस पर। देन इंक्वायरी ऑफिसर जो उसको अपॉइंट किया जाता है, इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। सिविल सर्वेंट जो है उनको यहाँ पर फॉर्मल चार्जशीट दी जाती है उनके चार्जेस की, कि उन पर क्या क्या चार्जेस है। देन सिविल सर्वेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को, या फिर वो लॉयर जो है उसको भी हायर कर सकता है। देन विटनेसेस जो है उनको भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। जैसे हमने देखा है जो इंक्वायरी हो रही थी वहाँ पर, उसमें देखने को मिले थे हमें उस मूवी में भी। देन इंक्वायरी जो ऑफिसर की वो यहाँ पर जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर रिपोर्ट बनाते हैं एंड सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को फर्दर एक्शंस लेने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का काम। एंड यहाँ पर एक्सेप्शंस अगर हम देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है? तो एज पर अगर हम आर्टिकल 311 देखते हैं, सब क्लॉज 2 देखते हैं, तो उसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उसने ऐसा कोई क्राइम कन्विट किया है, क्रिमिनल केस है ना, तो उसको बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो उसके भी डिसमिस किया जा सकता है। ही कैन बी डिसमिस्ड विदाउट डिपार्टमेंट, मतलब हमारे पास प्रावधान दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर उसको जो सचिन वाजे हैं उनको अगर बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी की डिसमिस किया गया है तो कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं किया गया है। हमारे यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कन्विक्ट होता है क्रिमिनल केस में तो उसको डिसमिस किया जा सकता है बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी। अंडर आर्टिकल 311 2 सब क्लॉज सी अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो डिसमिस किए जा सकते हैं जब प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी यहाँ पर हो, मतलब सेंटर में अगर गवर्नर देखते हैं, स्टेट में अगर हम सेंटर में प्रेसिडेंट देखते हैं, स्टेट में गवर्नर देखते हैं, तो अगर वो सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर अगर हम इंक्वायरी बिठाते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है उसमें यहाँ पर कुछ खामी आ सकती है, तो वो यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो बिठाने से मना भी कर सकते हैं कि नहीं इंक्वायरी नहीं बिठाना है, सीधा डिसमिस जो है वो भी किया जा सकता है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब डिसमिसल जो है 311(2) ये चैलेंज क्या किया जा सकता है? ठीक है, मतलब यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है अगर सीधा निकाल दिया गया बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी के, तो क्या फिर वो अपील कर सकता है दूसरी जगह पर कि आप डिसमिस हो गया है तो फिर हो गया है? जी नहीं, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको डिसमिस किया गया है इस प्रोविजन के तहत, तो ट्रिब्यूनल्स में अप्रोच कर सकता है। ट्रिब्यूनल्स मतलब स्टेट का अगर हम बात करते हैं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या फिर कोर्ट जो है उसमें भी चैलेंज कर सकता है। तो ये प्रावधान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी भी जो स्टेट ऑफिसर होता है उसको यहाँ पर रिमूव करने के प्रावधान हमारे संविधान के तहत हमें देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है। इसलिए कहा जाता है सिक्योरिटी होती है कि कोई भी आए गए आपको निकाल नहीं सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो इंडियन प्रिजन्स का, देखिए प्रिजन जो है उसके कई आर्टिकल्स छपते रहते हैं, हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन प्रिजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमें डेटा जो है प्रिजन्स का वो पता नहीं रहता है ना, सही ढंग से पता नहीं रहता है कि प्रिजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कितने कितने प्रिजनर्स है, क्या है, किस तरीके का पूरा मैटर है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। देन उसके बाद हाई अंडर ट्रायल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सही अगर ट्रायल हो जाए, सही निर्णय आए तो जो एक्चुअल में गुनहगार है वही कोर्ट में रहेगा, जो नहीं है वो बाहर रहेगा, लेकिन ये सब निकल ही नहीं रहा है। इनसफिशिएंट जो है कैपेसिटी ऑफ द प्रिजन, ये हमें देखने को मिलता है। जो प्रिजन्स है उसमें लोगों को ठोसा जा रहा है, जिसमें ओवर क्राउड जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है ओवर क्राउडिंग का, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है ना, जिसकी वजह से कोविड जो पेशेंट्स हैं वो भी वहाँ पर बन रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिला है। देन उसके बाद हमें लीगल एड जो है काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी जो लोग होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनको फ्री में भी यहाँ पर लीगल सर्विस जो है प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन उनको पता ना रहने की वजह से ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद इशू जो है बेल लेने के लिए, बहुत सारे जो पुअर लोग होते हैं वो बेल नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से जब तक कोर्ट में केसेस चल रही है तब तक वो जेल में ही रहते हैं, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंड देन अननीडेड अरेस्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। कई सारी अरेस्ट होती है जो अननीडेड होती है, जिसकी वजह से क्राउडिंग जो है वो हमें जेल का देखने को मिलता है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर हो जाता है। तो इसमें सोल्यूशन जो है वो लाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि हमें पूरा डेटा अवेलेबल रहे, फास्ट ट्रायल हो, है ना, जो लीगल एड है उसके बारे में अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जाए, तो जो भी यहाँ पर समस्या है उसी का निवारण यहाँ पर हमें देना पड़ता है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, 20% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।